नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया पर बहुत लोग टिप्पणियां कर रहे हैं कि ब्रिज बिहारी मामले में विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को सजा हुई, मगर सूरजभान या राजन तिवारी या अन्य को सजा क्यों नहीं हुई, और इसको सीधे तौर पर केंद्र सरकार से जोड़ रहे हैं। क्या आपके जहन में यह सवाल नहीं उठता कि अगर किसी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं हो तो क्या महज सरकार के कहने पर सुप्रीम कोर्ट किसी को सजा दे देगी और किसी को मुक्त कर देगी? क्या ये संभव है? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट गवाहों और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाते हैं, ना कि भावनाओं के आधार पर। आइए सीबीआई ने जो रिपोर्ट पेश की थी और उसमें जो खामियां थी जो सूरजभान को निर्दोष साबित करने में कारण बनी, उसे जानते हैं, और राजन तिवारी क्यों रिहा हुए ये भी जानते हैं। ये वीडियो लास्ट तक देखें, जिससे आपको सच का पता लगेगा और आप समझ पाएंगे कि जो लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि कोर्ट ने महज इसलिए सूरजभान, राजन और बाकी को छोड़ दिया क्योंकि मुन्ना शुक्ला की तरह ये आरजेडी वाले नहीं थे और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसीलिए इन्हें टारगेट भी नहीं किया, आप समझ पाएंगे कि या तो ऐसी बातें करने वालों ने कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ा, उन्होंने सीबीआई की चार्जशीट को नहीं पढ़ा और समझा, या सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए और उनके साथ के लिए ऐसा बयान मीडिया पर दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि सीबीआई की रिपोर्ट क्या थी और सुप्रीम कोर्ट ने किस बिना पर फैसला सुनाया। जब 7/3/1999 के नोटिफिकेशन के तहत सीबीआई को केस सौंपा गया तो सीबीआई ने जांच किया। अपने जांच के आधार पर सीबीआई ने सूरजभान सिंह, राम निरंजन चौधरी, शशि कुमार राय और रघुनाथ पांडे, जो अब तक मृत हो चुके थे, उनको साजिशकर्ताओं के रूप में आरोपित करते हुए 2 अतिरिक्त चार्जशीट दायर की। ध्यान दीजिएगा, ये 2 अतिरिक्त चार्जशीट शशि कुमार राय के खिलाफ 8/11/2000 को दायर की गई। उसके बाद रघुनाथ पांडे के खिलाफ 20/4/2001 को दायर की गई। सीबीआई ने दावा किया कि जेल में सूरजभान सिंह, जो उस समय जेल में बंद थे, ने विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, ललन सिंह और राम निरंजन चौधरी से मुलाकात की, और यह मुलाकात एक साजिश के तहत की गई थी। इस बैठक को लेकर 2 गवाह सोनेलाल और लाल बाबू चौधरी थे, लेकिन बाद में इन दोनों गवाहों ने अदालत में अपने बयान बदल दिए और सीबीआई का समर्थन नहीं किया। इस साक्ष्य का आधार शशि भूषण शर्मा की गवाही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि सोनेलाल और लाल बाबू चौधरी ने उन्हें 19 अगस्त 1998 को इस बैठक के बारे में जानकारी दी थी, जो घटना के लगभग 2 महीने बाद थी। लेकिन शशि भूषण शर्मा यह साबित नहीं कर पाए कि उन्होंने यह जानकारी कैसे और किस तरीके से प्राप्त की। वे यह भी साबित नहीं कर सके कि जिस कैदी संजय सिंह को सोनेलाल और लाल बाबू चौधरी ने उस समय देखा था, वह वास्तव में घटना के 2-3 दिन पहले जेल में मौजूद था या नहीं। इसके अलावा सोनेलाल और लाल बाबू चौधरी के जेल में जाने का कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं था। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि राम निरंजन चौधरी ने ब्रिज बिहारी प्रसाद को अस्पताल से बाहर घूमने के लिए उकसाया था, लेकिन यह आरोप सीधे तौर पर सिद्ध नहीं किया जा सका क्योंकि इसके समर्थन में कोई मजबूत साक्ष्य नहीं थे। यह आरोप केवल एक अनुमान पर आधारित था, जिससे सिर्फ राम निरंजन चौधरी का संदिग्ध होने का संदेह व्यक्त होता है, लेकिन इसे सिद्ध करने के लिए ठोस प्रमाण की कमी थी। सीबीआई ने साजिश का आरोप साबित करने के लिए मोकामा लैंडलाइन नंबर 32772 के फोन रिकॉर्ड पर भरोसा किया। दावा किया गया कि यह लैंडलाइन सूरजभान सिंह ने लिया था और इसे शशि कुमार राय, सुनील सिंह और मुन्ना शुक्ला को कॉल की गई थी। 29 अक्टूबर 1999 की एक रिपोर्ट के अनुसार यह लैंडलाइन श्रवण कुमार अग्रवाल के नाम पर थी, लेकिन मोकामा में सूरजभान सिंह के घर पर इसका उपयोग हो रहा था। यह रिपोर्ट SMM रहमान और जीतन मेहता द्वारा की गई जांच पर आधारित थी, लेकिन इन अधिकारियों को गवाही देने के लिए अदालत में नहीं बुलाया गया। श्रवण कुमार अग्रवाल को भी गवाही के लिए नहीं बुलाया गया और उनकी मूल रिपोर्ट भी अदालत में पेश नहीं की गई। सीबीआई का दावा कि यह लैंडलाइन सूरजभान सिंह की थी, सीबीआई के सहायक अधिकारी ML मीना की गवाही पर निर्भर थी। हालांकि ML मीना ने स्वीकार किया कि उन्होंने घर में जाकर फोन की मौजूदगी की पुष्टि नहीं की, बल्कि उनका बयान सूरजभान सिंह की सौतेली मां से बातचीत पर आधारित था। इस फोन रिकॉर्ड से 11 मई 1998 और 11 जून 1998 के बीच हुई कॉल्स की जानकारी मिली, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे साजिश का आरोप साबित नहीं हो सके।
फैक्स संदेश आरोपियों को साजिश में शामिल करने के लिए पर्याप्त इसलिए नहीं था क्योंकि इसे लेकर सीबीआई ठोस सबूत नहीं दे पाई। फैक्स संदेश से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि इसे किसने भेजा और इसका आरोपियों से सीधा संबंध क्या था। सीबीआई यह साबित करने में असफल रहा कि यह फैक्स संदेश आरोपियों द्वारा भेजा गया था या इसका साजिश के साथ कोई मजबूत संबंध था। फैक्स संदेश के जरिए यह संकेत तो दिया गया कि ब्रिज बिहारी को जान से मारने की धमकी दी गई थी, लेकिन इसके पीछे कौन था यह साफ तौर पर साबित नहीं हो सका। बिना ठोस और सीधी गवाही या सबूत के अदालत में इसे केवल एक अनुमान या संदेह के रूप में देखा गया। सीबीआई को यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने थे कि यह फैक्स संदेश आरोपियों द्वारा भेजा गया था और यह साजिश का हिस्सा था, लेकिन फैक्स संदेश को लेकर कोई ठोस या पुख्ता गवाह या दस्तावेजी साक्ष्य अदालत के सामने नहीं रखे गए जो इसे सीबीआई के दावे को मजबूत करने के लिए पर्याप्त बना सके। इसलिए फैक्स संदेश केवल एक अनुमान या आरोप था, लेकिन इसे साजिश साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं माना गया क्योंकि इसका आरोपियों से सीधा और स्पष्ट संबंध स्थापित नहीं किया जा सका। और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट को सूरजभान को रिहा करना पड़ा। दोस्तों, यह कमी सीबीआई के रिपोर्ट में साफ तौर पर देखी जा सकती है जो ठोस नहीं है। आइए राजन तिवारी को कैसे रिहाई मिली देखते हैं। पारसनाथ चौधरी ने अपनी गवाही में स्पष्ट रूप से कहा कि राजन तिवारी उन अन्य आरोपियों के साथ उपस्थित नहीं थे जिन्होंने ब्रिज बिहारी प्रसाद और लक्ष्मेश्वर साहू की हत्या की थी। हालांकि महंत अश्वनी दास ने राजन तिवारी की उपस्थिति का उल्लेख किया था, मगर दो गवाहों के बयानों में भिन्नता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजन तिवारी को संदेह का लाभ दिया, जो एक कोर्ट के मद्देनजर सही डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट को जो रिपोर्ट्स मिली हैं उसमें किसी त्रुटि की वजह से सतीश पांडे को मृत दिखाया गया है, लेकिन क्योंकि वो जिंदा हैं तो उन्हें भी सजा होने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर हो रही किसी भी बात की बिना पुष्टि किए उस पर विश्वास ना करें क्योंकि ये आपको दिग्भ्रमित करेगा और सच्चाई आप जान नहीं पाएंगे। नेता लोग या उनके समर्थक जनता की भावना को जीतने के लिए ऐसे मुद्दों का इस्तेमाल करते हैं कि भावुक होकर लोग उनका समर्थन करें, लेकिन लोकतंत्र में जनता को गुमराह करना, गलत तरीके से उनके विश्वास को जीतना, जातिवाद फैलाना संविधान के अनुरूप नहीं है। इसलिए ऐसे नेता और उनके समर्थक ये जाहिर है कि बाबा साहब के संविधान की इज्जत नहीं करते, बस उनका नाम लेकर दलितों का वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि सरकारी नीतियों या कोर्ट में आगे किसी अन्य साक्ष्य या किसी और बिना पर मुन्ना शुक्ला को रियायत मिले, लेकिन अभी तक जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आया है उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो अन्यायपूर्ण हो और वास्तव में सबूतों के बिना पर ही मुन्ना शुक्ला जी को सजा मिली है। धन्यवाद।